वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और साथ में सभी के फॉर्मूलाज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको इन सभी की पीडीएफ्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इससे पिछले चैप्टर और जो भी अगले हमारे चैप्टर हैं उन सभी की वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है, तो साथ में इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। मैं आपको हर एक रूल यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हमें पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सोल्व करना है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं वी किरचॉफ रूल। तो किरचॉफ रूल्स को जब आपने यूज़ करना है तो क्या क्या वहाँ पर आपके रूल्स रहेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दो बैटरीज यहाँ पर यूज़ हुई हैं, दोनों में से एक से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉ कर लेना है। तो जनरली हम लोग जो बैटरी लार्ज इन साइज़ है उसको ही यूज़ करते हैं, जिसकी हाई वोल्टेज है। आप लोग स्मॉल से भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही इलेक्ट्रिक करंट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव पोल है, आई करंट स्टार्ट होगा, इस तरफ को जाएगा, फिर इस तरफ को जाएगा, यहाँ से इस तरफ को होते हुए। तो इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा आई करंट पास आउट कर रहा है। इतना क्लियर है अभी। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉ यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। नाउ इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपना एक लूप सेलेक्ट करना है। तो लूप यानी कि ये सारे का सारा एक लूप हो गया। तो हम अपना एक पाथ ड्रॉ करेंगे। आप लोग एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है, कोई भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इस तरह से क्लॉकवाइज यूज कर लेते हैं। इतना क्लियर है अभी। सुनाओ, अब हमें साइन कन्वेंशंस को याद रखना है, वो आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अब देखो, बैटरी का इस तरफ है पॉजिटिव पोल, इस तरफ है नेगेटिव पोल, और यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग द किरचॉफ्स रूल, सो वी गेट, चलो सबसे पहले है भी बैटरी की वोल्टेज। आपने जो पाथ चूज किया था वो हमारा पाथ यहाँ से इस तरफ को होके जा रहा है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव टू जा रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा पाथ यहां पर कैसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव टू, तो इस तरफ को जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इसलिए इस बैटरी की वोल्टेज को हम लोग क्या साइन देंगे, माइनस, ठीक है। तो आगे है, इस तरफ हमारा पाथ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक करंट आई इसके ऑपोजिट है। अगर आई आपके पाथ के ऑपोजिट है तो इसका साइन आप लोग रखेंगे पॉजिटिव। सो आई इंटू आर, तो आर हमारी यहां पर दी गई है 1, सो आई इंटू 1। इतना हो गया क्लियर। सिमिलरली यहां पर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आई की डायरेक्शन तो इस तरफ है, बट हमारा पाथ जो है वो जा रहा है यहां से इस तरफ, ठीक है। तो हमारा पाथ ऑपोजिट है, तो फिर से यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, आई इंटू आर की वैल्यू क्या है भी 0.5। किरचॉफ रूल में जब आपने रेजिस्टेंस यूज करनी है वहां पर हम लोग आई इंटू आर लगाते हैं, वोल्टेज एज इट इज यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा पाथ इस तरफ जा रहा है, ठीक है, 6 वोल्ट वाली जो हमारी बैटरी है। तो लो पोटेंशियल टू हाई जा रहा है, लो टू हाई जाए, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, लो टू हाई जाएगा, तो साइन उसका हम लोग क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, और इक्वल टू रख लेंगे 0 के। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो -12 प्लस 6, तो ये सोल्व आउट करके बचा -6 प्लस ये बच गया आई और 0.5 आई, दोनों ऐड करेंगे 1.5 आई इज इक्वल टू 0। तो आई को अगर हम लोग यहाँ से सोल्व करें तो 6 बाई 1.5, सो इट बिकम्स द 4 एम्पियर, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमने सोल्व कर ली है 4 एम्पियर। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, ये सब कुछ मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ठीक है। दो ऑप्शन मतलब कि एक तो आपने ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना है। दो रास्ते हैं, हम लोग इस साइड से भी सोल्व कर सकते हैं और हम लोग ऊपर वाली साइड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग नीचे वाली साइड से सोल्व कर लेते हैं। इसमें टोटल कितना पोटेंशियल आ रहा था, ये हमने अपना पाथ चूज किया हुआ था इस तरह से। तो 6 वोल्ट का साइन था हमारा पॉजिटिव, ठीक है। एंड जो हमारा यहाँ पर था आई इंटू आर, उसका भी साइन हमने क्या रखा था यहाँ पर, पॉजिटिव। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर यूज हो जाएंगी, प्लस आई इंटू आर, सो इट बिकम्स दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। दोनों में से एक साइड से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो बिटवीन दी पॉइंट्स ये चेक करना होता है कि उसके बीच में कहाँ कहाँ हमारा
पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रहा है या फिर कोई बैटरी यूज़ हो रही है। तो ये आपका बच गया 6 + 4 × 0.5, तो 4 × 0.5 दैट इज़ दी 2, तो ये आपका बच गया अभी 8 वोल्ट। ठीक है, अगर आप लोग दूसरी साइड से भी निकालें तो आपको सेम आंसर मिलेगा। साइन ऑपोजिट आ सकता है, नो प्रॉब्लम, बट आपने पॉजिटिव में ही यूज़ करनी है वैल्यू। क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग बाय अप्लाइंग दी किरचॉफ्स रूल इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को सभी रूल्स अंडरस्टैंड हो गए होंगे। क्लियर है अभी? चलो तो आगे चलते हैं। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद स्पीड vd in a conductor with potential difference v across its ends. If potential is reduced to the half value, then the drift velocity में क्या चेंज आएगा। यानी कि उसने आपसे क्या पूछा है कि अगर हम लोग पोटेंशियल को चेंज करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आता है। तो ये अब आप लोगों को याद रखना होगा। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, vd इज इक्वल्स टू दी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है अभी पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपका बच गया अभी v/L, E का हमने फार्मूला लगा दिया। अब देखो vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल, तो यहां से हमें आइडिया मिल रहा है कि vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल। ठीक है, अगर वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो पोटेंशियल में चेंज करेंगे वही सेम हमें vd में भी चेंज मिलेगा। सो vd आल्सो बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। क्लियर है अभी? तो ये याद रखना, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और इस पर बेस्ड एमसीक्यू आपको काफ़ी बार आ चुका है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। ए बैटरी सप्लाइज 0.9 एम्पियर ऑफ द करंट थ्रू ए 2 ओम रजिस्टर। तो एक केस में हमें I की वैल्यू दी गई है अभी 0.9 एम्पियर और साथ में हमें रेजिस्टेंस दी गई है 0.2 ओम एंड 0.3 एम्पियर करंट, और कोई दूसरा केस है वहां पर है 0.3 एम्पियर थ्रू ए 7 ओम रजिस्टर। तो 7 ओम है हमारे पास रजिस्टर। व्हेन कनेक्टेड 1 by 1, एक एक करके मतलब अलग अलग हमने यूज किए हैं। बैटरी सेम है तो दोनों तरफ हमारा EMF E ही रहेगा, वो दोनों तरफ सेम हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें सोल्व करनी है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। EMF का फॉर्मूला होता है अभी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल। तो V का फार्मूला लग जाता है अभी I/R ओम्स ला, और स्मॉल v जो कि पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हुआ है, दैट इज I/r, स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग E को यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। I बोथ साइड से आ जाएगा अभी हमारा कॉमन, सो r प्लस स्मॉल r। I की वैल्यू लगाई 0.9, r की वैल्यू लगाई 0.2 प्लस r। ठीक है, तो सिमिलरली सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, यही वाला। ठीक है, यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। तो E की वैल्यू हमारी I है भी 0.3, R है 7 और स्मॉल r है दिस वन। तो ये दो हमारे पास E की वैल्यूज आ चुकी हैं अभी, EMF की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब दोनों केसेस में बैटरी तो हमने सेम यूज की है, तो दोनों EMFs को हम आपस में इक्वेट कर देते हैं। सो इट बिकम्स दी, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी भी 0.9, 0.2 प्लस r, और ऊपर वाली जो वैल्यू है 0.3 इंटू 7 प्लस स्मॉल r। तो ये इस पर सोल्व हुआ, ये बच गया हमारे पास दैट इज़ दी 3। इसको एक्सपैंड करेंगे 0.6 प्लस 3r इज इक्वल टू 7 प्लस r। ठीक है भी, इतना हो गया क्लियर। सॉरी यहाँ पर हमसे मिस्टेक होगी भी, यहाँ पर 2 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस 2 ओम है, 0.2 नहीं 2 ओम है, तो हम यहाँ पर 2 ओम यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज दी 2 ओम, सो दिस बिकम्स द 6। ओके, तो इसको सोल्व किया, ये r में से r सोल्व करेंगे, r वाली वैल्यू सोल्व कर दी तो 2r, ये 6 उधर जाकर सोल्व हुआ, 7 - 6 दैट इज दी 1। सो r बिकम्स द 1/2 दैट इज द 0.5 ओम। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो मेन कंसेप्ट आपका क्या यूज हुआ है, दैट इज दी कि EMF बैटरी का सेम है और EMF पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड अक्रॉस दी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या फार्मूला रहता है, वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट साथ में ज़रूर बना लें, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल ये सभी फॉर्मूलाज रहने वाले हैं। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। ग्राफ है द टेम्परेचर T डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल
A and B is represented in figure 1 and 2। रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के दो ग्राफ दिए हैं, हमें ये पहचान करनी है कि A एंड B मटेरियल कौन से हैं। अब देखो यहाँ पर आपको जो है वो रूल पता होना चाहिए कि विद टेम्परेचर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, इन सभी के लिए जो है वो रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू दी रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि दिस रेजिस्टिविटी इज एट द टेम्परेचर T1, दिस इज एट द टेम्परेचर T2। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया फ्रॉम T1 टू T2 तो न्यू रेजिस्टिविटी दैट इज दी रो 2 क्या बन जाती है, रो 1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो जो अल्फा है दैट इज दी टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके अलग अलग साइन होते हैं। ये पॉजिटिव रहता है अगर हो हमारे पास कंडक्टर, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये टर्म ऐड होगी, सो इट मीन्स दैट के रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीजेस। और इसका साइन होता है अभी माइनस में अगर हो सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अगर इसका साइन है ऑपोजिट है तो वहां पर क्या होगा कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज, तो ये हमारा क्या बन जाएगा अभी, सेमीकंडक्टर। ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीज हो रही है सो इट बिकम्स दी कंडक्टर। ठीक है, अगर हम लोग अलॉयस की बात करें तो वहाँ पर अल्फा पॉजिटिव होता है बट ऑलमोस्ट जीरो के अप्रोच इसकी वैल्यू रहती है, काफ़ी स्मॉल वैल्यू होती है, तो कुछ खास चेंज ही नहीं होता रेजिस्टिविटी में। तो ए हमारा जो है वो बन चुका है, ए इज़ दी सेमीकंडक्टर दैट इज़ दी जर्मेनियम। ठीक है, एंड बी इज़ दी कॉपर दैट इज़ दी कंडक्टर दैट इज़ दी मेटल। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर दिया गया है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक अलॉय है जिसके लिए अल्फा पॉजिटिव होता है बट स्मॉल वैल्यू का होता है। क्लियर है अभी? चलो, तो जो चेंज रेजिस्टिविटी में होता है वही सेम चेंज रेजिस्टेंस में भी हमें देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम तरह ही यहाँ पर बिहेव करते हैं। क्लियर है अभी? चलो, फॉर ए मेटालिक कंडक्टर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो मैंने आपको अभी बताया था कंडक्टर के लिए विद टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी क्योंकि अल्फा का साइन क्या रहता है अभी, पॉजिटिव रहता है फॉर द कंडक्टर। तो फॉर्मूला जो हमने पीछे जो एमसीक्यू में यूज़ किया था वही सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। सो सेम ग्राफ यहाँ पर ये आएगा, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल यहाँ पर कर्व बनती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा टेम्परेचर के साथ रिलेशन, तो कुछ इस तरह का हमें आंसर यहाँ से देखने को मिलता है। तो इतना इजी एमसीक्यू है बट आपको जानकारी होनी चाहिए, याद होना चाहिए कि क्या अप्लाई होना है, तो आपका इजीली ये काम हो जाएगा। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ की वैल्यू दी गई है, हमें ईएमएफ की वैल्यू दी गई है अभी 8 वोल्ट। इट फॉल्स टू 4 वोल्ट व्हेन दिस करंट इज ड्रॉन। जब बैटरी यूज कर ली तो इलेक्ट्रिक करंट 4 एम्पियर आया और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन गया, 4 वोल्ट। जब बैटरी यूज होती है तो फिर जो पोटेंशियल रहता है दैट इज दी टर्मिनल पोटेंशियल या फिर सिंपली पोटेंशियल बोल देते हैं हम। इंटरनल रेजिस्टेंस सोल्व करो तो ये तो बहुत इजी है, आई थिंक आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं। तो हमने अभी भी फॉर्मूला पीछे सोल्व किया था कि E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर, वही हमने अप्लाई करना है। E की वैल्यू 8 है, इलेक्ट्रिक करंट 4 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस बार हमारे पास है नहीं अभी, तो R प्लस आर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2, सो दिस बिकम्स दी R प्लस आर। अब देखो हमें R चाहिए, ठीक है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू अब यहाँ से सोल्व करनी होगी कि रेजिस्टेंस हमारा क्या है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर चलो हम लोग इसको यूज़ करके R निकाल लेते हैं अभी ओम्स लॉ लगाकर। V इज इक्वल टू आई आर, सो V हमारी है 4, I भी हमारी है 4, सो R हमारा कितना बच गया अभी, 4 के साथ 4 कैंसिल दैट इज़ दी 1, तो R की वैल्यू हमने यहाँ पर लगाई 1, सो स्मॉल r भी हमारा क्या बच गया अभी 1 ओम। ठीक है, 2 माइनस 1 ये भी हमारा 1 ओम बच जाएगा। तो आप लोग ऐसे इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। तो ऐसे बार बार आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा अगर आप लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करते हैं। इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम,
A steady current flows through a metallic wire whose area of cross section increases continuously from one end of the wire to the other end. मतलब अगर मान लीजिए इस एंड का एरिया कुछ इस तरह है और वायर का एरिया इंक्रीज हो रहा है और दूसरे एंड पे एरिया कुछ इस तरह से बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे वायर का एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो एरिया इंक्रीज कर रहा है इस तरफ को, क्लियर है अभी। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ एरिया। तो एरिया वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ग्राफ क्या बनेगा वो हमें अब यहाँ से बताना है। आई इज द स्टेडी करंट। अब देखो जब एरिया चेंज भी हो रहा हो सो आई हमारा क्या है अभी स्टेडी करंट है, वो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आई और वीडी में भी क्या रिलेशन होता है ये भी आपको याद रखना होगा। आई इज इक्वल्स टू दी एन ई ए वी डी, ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम ए को उस तरफ यूज कर लेते हैं, सो इट बिकम्स वी डी इज इक्वल्स टू दी आई अपॉन एन ई ए। अब देखो आई हमें कांस्टेंट दिया गया है, एन और ई ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं, सो यहाँ से हमें भी क्या मिलता है कि वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो जितना हाई एरिया होगा तो वी डी की वैल्यू यहाँ पर लो हो जाएगी और यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। चलो, तो इसके अकॉर्डिंग फिर ग्राफ कौन सा बन सकता है अभी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर ग्राफ का बन सकता है, क्योंकि इसमें डिक्रीज हो रही है वीडी की वैल्यू विद एरिया, नीचे को बन रहा है ग्राफ, सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे सिंपल से आपको ग्राफ पूछे जाते हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर देना है। आगे चलते हैं अभी। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्लोज इन ए कंडक्टर ऑफ द 40 ओम रेजिस्टेंस। सो आई की वैल्यू है अभी 0.8 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस दी गई है अभी 40 ओम। टाइम दिया गया है अभी 1 मिनट, मिनट को चेंज कर लेंगे इनटू सेकंड, दैट इज दी 60 सेकंड। द हीट प्रोड्यूस्ड, हमें हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर निकालनी है। हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। सो जाउल्स हीटिंग लॉ आई स्क्वायर आर टी। सो आई की वैल्यू लगाएं 0.8 का स्क्वायर, आर की वैल्यू लगाएं 40 और टी की वैल्यू लगाएं 60। तो 0.8 यानी कि 64/100 आ जाएगा और यहाँ पर है आपका 40 इंटू 60, तो ये दोनों जीरोज इसके साथ कैंसिल हो गई। अब आपने 64 इंटू 24 कर देना है, तो आपका 1536 जाउल यहाँ पर आंसर मिल रहा है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो काफ़ी सिंपल था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड एमसीक्यू था, ये आप लोग ईजिली सोल्व कर सकते थे। क्लियर है अभी। तो आगे चलते हैं। A cell of EMF E is connected across external resistance R. When current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrode drops to V. Internal resistance, मतलब उसने बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस का आपसे फार्मूला पूछा है, वही जो हमने शुरू में फॉर्मूला सोल्व कर कर बताया था, वही फॉर्मूला उसने हमसे यहाँ पर पूछ लिया है। तो इसमें ध्यान रखना कि V को V रखा गया है, इसको आई आर में ना चेंज करें, इसको ऐसे ही हम लोग रहने देंगे। स्मॉल v को हम लोग चेंज कर लेते हैं I इंटू आर। सो ई माइनस वी इज इक्वल्स टू आई आर। आई का फार्मूला लगा दें ओम्स लॉ का, तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, ठीक है। अब ये v बाई आर जो है ये इस तरफ जाएगी, ठीक है, r ऊपर और v आएगी नीचे। सो r बाई v बन गया इस तरफ और यहाँ पर था हमारा e माइनस वी इज इक्वल टू स्मॉल r। अब ये हमारा क्या बन रहा है अभी e माइनस वी ओवर में v है और ऊपर r है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ आंसर बन रहा है इस तरह से। अब ये देख लो ऑप्शन है तो e माइनस वी एंड इंटू आर, ये हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको सोल्व कर सकते थे। तो डायरेक्ट फार्मूला था अभी और तो कुछ नहीं था। तो मतलब अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है तो ऑलमोस्ट आपके एमसीक्यूज हो जाते हैं पेपर में। इतना क्लियर है अभी, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे आप लोग आई थिंक के। तो इसके बाद देखते हैं अभी करंट डेंसिटी ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज गिवन बाय। अब देखो अगर आपको करंट डेंसिटी का फार्मूला पता है तो आराम से बिल्कुल ईजी है ये। करंट डेंसिटी क्या होती है, नाम से पता चलेगा। करंट की डेंसिटी
पर यूनिट एरिया, सो आई ओवर ए। आई का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने अभी भी यूज़ किया था NEAVD, ठीक है। और नीचे है एरिया, सो एरिया के साथ एरिया हो गया आपका कैंसल, सो NEVD आपका आंसर बच जाएगा, NEVD, दैट इज द डी ऑप्शन। क्लियर है अभी, अब तो याद हो गया होगा फार्मूला, ठीक है। आई का फार्मूला हमने 2-3 बार यूज़ कर लिया है, NEAVD, ठीक है। इसको याद कर लेना अभी अच्छे से। आगे है अभी कुछ असर्शन एंड रीज़न। तो सबसे पहला असर्शन उसने दिया है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज कॉन्स्टेंट। रीजन उसने बताया है कि आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द यूज ऑफ सेल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं कि ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की कांस्टेंट रहती है और ना ही आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स सेम रहती है, वो चेंज कर जाती है, जिसके साथ के इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी चेंज हो जाएगी। सो आपने जो भी 4 ऑप्शन वहाँ पर बताए होते हैं उनमें से ये सिलेक्ट कर लेना है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। असर्शन रीज़न के बारे में आपको आइडिया है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि असर्शन ट्रू है, रीज़न ट्रू है, रीज़न असर्शन का सही से एक्सप्लेनेशन है, वो उस अकॉर्डिंग आप लोग एक बार अच्छे से ऑप्शंस को रीड कर लेना और आपका आंसर वहाँ से मिल जाएगा। फिर से एक असर्शन रीजन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन नेटवर्क इज 2R। तो ये हमें पहले देखना होगा भी 2R है या नहीं। तो जब भी कुछ ऐसी आपको प्रॉब्लम बने तो आपने क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट का हमने पोटेंशियल अज्यूम कर लेना है। अब जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, अगर तो यहाँ से मूव करते हुए हम लोग इस तरफ को ऐसे मूव कर रहे हैं, अगर रास्ते में कुछ आ गया, जैसे यहाँ पर रास्ते में 2R आ गया, तो इसके जो आगे है वो हमारा पोटेंशियल फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल x ज्यूम कर लूँ तो इस तरफ जाते हुए यहाँ पर रास्ते में कुछ आ गया है, यानी कि 2R आ गई है रेजिस्टेंस, तो इस तरफ आते हुए यहाँ पर आए हम, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ अलग ज्यूम करना होगा y। ऐसे ही ये पॉइंट है, इस पॉइंट का भी कुछ अलग ज्यूम करेंगे क्योंकि इस तरफ भी R लगी है, इस तरफ भी R है, तो इसका हम लोग पोटेंशियल ज्यूम कर लेते हैं भी z, XYZ। और ऐसे ही ये जो 4th पॉइंट है इसका पोटेंशियल भी हमें कुछ अलग अज्यूम करना होगा, इसका हम लोग अज्यूम कर लेते हैं P। इतना क्लियर है, हमने नाम रखे हैं, आप लोग कुछ भी नाम इनके रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 4 पॉइंट्स थे, उन चारों का हमने यहाँ पर नाम रख लिया है XZYP। अब देखो A पॉइंट के साथ कौन जुड़ा है, अभी X जुड़ा है, और दूसरी तरफ B पॉइंट के साथ कौन जुड़ा है, अभी P जुड़ा है, ठीक है। अब देखो x इज ज्वाइंड टू y आल्सो, तो x y के साथ जुड़ेगा, y इज ज्वाइंड टू p आल्सो, तो यहाँ से हम लोग y को p के साथ जोड़ देंगे। अब देखो x और y के बीच एक 2R है रेजिस्टेंस, वो ऐसे शो कर लेते हैं, और यहाँ से y और p के बीच भी हमारी 2R है रेजिस्टेंस, वो ऐसे शो कर लेंगे। अब देखते हैं अभी x के साथ जुड़ा है z और z जुड़ा है इस तरफ से p के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम अपना z, वो x के साथ भी जुड़ा है, वो z के साथ भी जुड़ा है, तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया। अब z और y आपस में जुड़े हैं, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये एक्चुअल में ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, सभी रेजिस्टेंस 2R हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया अभी। तो ये हमें जो है वो डायग्राम यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे भी, सबसे पहला हमारा यहाँ पर काम होगा व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करना। रेशियो ऑफ दिस रेजिस्टेंस टू दी दिस वन, 2R/2R इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ऐसे ही 2R/2R इज इक्वल्स टू 1, सो दोनों तरफ के रेशियो इक्वेट हो रहे हैं। तो ये जो बीच वाला 2R है, दिस विल बी, यहाँ से 0 करंट पास होगा, तो ये एक तरह से शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, तो यहाँ से पास ही नहीं होने वाला करंट। तो ये आप लोगों ने अब यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन हमारी बन चुकी है, इसीलिए हम इसको आगे फिर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इसको सोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो ये हमारा बीच में से हट चुका है, तो यानी कि ऊपर ये 2 बच चुके हैं दोनों, ठीक है, 2R रेजिस्टेंस। तो ऊपर वाला अरेंजमेंट हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं इन सीरीज़, नीचे भी ऐसे ही शो कर सकते हैं कि 2R इन सीरीज़, ठीक है। इतना पता चल गया अभी।
ये क्यों हो पाया है? क्योंकि वो बीच वाला जो था 2R रेजिस्टेंस, वो व्हीटस्टोन रूल को अप्लाई करने के बाद हमें क्या पता चला कि वहाँ से करंट ज़ीरो है, ये बैलेंस हुआ है सर्किट, इसलिए। अब ऊपर दोनों सीरीज़ में इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना बन गया? अभी 4R बन गया, ऊपर नीचे भी 4R बन जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों जगह पर 4R बन चुका है। अब इन ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड कर देते हैं। 1/4R प्लस 1/4R, इट बिकम्स 2/4R। सो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका बच गया 1/2R, तो RP बिकम्स 2R। तो ये तो सही आ गया अभी, RP इज़ 2R, ठीक है। इतना क्लियर है? ये वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मतलब MCQ या असर्शन रीजन में भी ऐसा हो जाता है, तो ये आपका ट्रू है। बट रीज़न क्या है कि ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस इज फॉल्स। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आपने उसी अकॉर्डिंग अपने आंसर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा अभी, बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट थी यहाँ पर। तो आगे चलते हैं अभी। A potential difference 200 volt is maintained across a conductor of this ohm resistance. The number of electrons passing in 1 second. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पासिंग यानी कि हमें Q इज इक्वल टू एन ई वाले फार्मूले से n निकालना है, तो हमें पहले चार्ज निकालना होगा। तो अब यहाँ पर भी चार्ज का फार्मूला क्या होता है? तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो चार्ज क्या बन गया हमारा? I इंटू टी, ठीक है। इतना पता चल गया। अब I की वैल्यू हमें ओम्स लॉ से निकालनी है, सो I इज़ V बाई आर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो V की वैल्यू लगाएं 200 वोल्ट, R की वैल्यू लगाएं 100 ओम, टाइम हमें दिया है 1 सेकेंड, सो N इंटू ई। तो ये हमारा सोल आउट हो गया, 2 बच गया। सो N इंटू ई बिकम्स 2, सो N बिकम्स 2 ओवर ई। ई की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आपका बच गया अभी 20/16 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर चली गई, पॉजिटिव हो गई। तो 16 को 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1.25 इंटू 10⁻⁻19 आपका आंसर बन रहा है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है भी। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल था, बेसिक फार्मूले, कोई खास मुश्किल है नहीं, बट आपको सोचना होगा अच्छे से कि यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है। द रेशियो ऑफ द करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये याद रखना भी, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू दी कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है अभी, करंट डेंसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो करंट डेंसिटी के दो फार्मूले हैं अभी, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर I ओवर A, जो इसका बेसिक फार्मूला होता है। तो ये दोनों फार्मूले याद रख लेना, ठीक है अभी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अभी कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर है द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट डेंसिटी। तो हमने अभी अभी किया कि J ओवर E इज सिग्मा, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें E ओवर J, दैट इज द 1 ओवर सिग्मा, 1 ओवर कंडक्टिविटी इज द रेजिस्टिविटी। तो यही आपको बस मैंने बताना था कि ऐसे भी आ जाता है, तो ये बच गया आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। आगे फिर से उसने हमसे बेसिक फार्मूला ही पूछा है कि एन ई टाउ एम वगैरह उन सभी के यूजुअल मीनिंग्स हैं। देन हमसे पूछा गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ ए एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला सोल्व करना है इन टर्म्स ऑफ एन ई टाउ एंड एम वगैरह, इनकी टर्म्स में, ठीक है। तो ये अब कैसे होगा? वही दो फार्मूले जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, एन ई ए वी डी विद, एक हमने किया था वी का फार्मूला, दैट इज ई टाउ ओवर एम। तो ये वी डी यहाँ पर यूज़ करते हैं आई के फार्मूले में, सो इट बिकम्स द एन ई ए, यहाँ पर लग गया अभी वी डी का फार्मूला, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं अभी, वी ओवर एल, हमने पहले भी यूज़ ऑलरेडी ये चीज़ें की हुई है। ऊपर ई इंटू ई, दैट इज ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ कर ली V ओवर L, ठीक है। तो V को इस तरफ रखेंगे सिर्फ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ यूज़ कर लेते हैं। सो इट बिकम्स I के साथ अब क्या आ गया, M और L ऊपर आ जाएंगे, ये नीचे वाली टर्म्स ऊपर चली गई, और N ई स्क्वायर A और टाउ ये सब कुछ ओवर में आ गया,
ठीक है। तो अगर हम लोग भी ओम्स लॉ के साथ से कंपेयर करें आई आर इज इक्वल टू वी, तो हमारा आर का आंसर क्या बन रहा है, एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, तो ये हमारा आंसर बन रहा है बी। तो ये आपका रेजिस्टेंस का आंसर बन रहा है। सो दिस इज दी रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ऐसे वो दोनों फार्मूले हमने ज्वाइन किए तो आपने सोल्व कर लिया। क्योंकि ये डायरेक्ट याद रखना काफ़ी मुश्किल है अभी, तो ऐसे आप लोग सोल्व कर कर देख सकते हैं। 1 या 2 मिनट में आपकी सोल्विंग हो जाती है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्यों इंक्रीज होती है। अब देखो हमने अभी ये फार्मूला किया है अभी प्रूफ। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला ये है, तो इसमें रिलैक्सेशन टाइम वो है जो है वो यहाँ पर ओवर में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू दी रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसके साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। ठीक है। तो डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज योर राइट ऑप्शन। तो ये आपका आंसर बन जाएगा बी। ठीक है। इतना क्लियर हो गया अभी। चलो, तो मास तो चेंज होगा नहीं, ये m के बारे में था, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि n के बारे में था। ये दोनों सेम रहते हैं, सिर्फ यही चेंज होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी भी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द टेम्परेचर, दूसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो मटेरियल आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियल चेंज करने पर n की वैल्यू चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसका ये ऑप्शन आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कंडक्टर की इंक्रीज होती है, हम लोग ऑलरेडी इसका ग्राफ बना चुके हैं। ठीक है। तो कंडक्टर का साइज़, उसकी शेप, उसका जो भी यहाँ पर एरिया है, वो सब कुछ सिर्फ रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, रेजिस्टिविटी को बिल्कुल नहीं करता। क्लियर है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अल्फा की वैल्यू माइनस में किसके लिए होती है, सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है। तो मेटल्स एंड अलॉयज के लिए होती है पॉजिटिव, और अलॉयज के लिए ऑलमोस्ट जीरो के अप्रोच होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू होती है, आप लोग इसे स्मॉल लिख सकते हैं। ठीक है। और मेटल्स के लिए थोड़ी सी हाई वैल्यू रहती है। क्लियर है अभी। चलो, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। अब देखो ये क्या दी गई है, दिस इज द पावर रेटिंग, कि अगर हम लोग वोल्टेज रखते हैं 220 वोल्ट और पावर हमारी फिर कितनी यूज़ होती है, अभी 100 वाट यूज़ होती है। तो हम यहाँ से पावर का फार्मूला लगाएंगे। पावर इज इक्वल्स टू, पावर के क्या क्या फार्मूले होते हैं मैं आपको एक बार फार्मूले बता देता हूँ। बेसिक फार्मूला V इंटू आई, अगर ओम्स लॉ में से I की वैल्यू लगा दें तो V स्क्वायर बाई आर, अगर V की वैल्यू यूज़ कर लें तो I स्क्वायर आर। ठीक है। तो ये इसके बेसिक फार्मूले हैं। एक और होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टाइम। तो हमारा ये वाला यूज़ होगा भी V स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से हम लोग R को निकालेंगे V स्क्वायर बाय P। ठीक है। तो R को अगर हम लोग सोल्व करें, V स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर, पावर है हमारी 100। ठीक है। तो ये ऊपर बच गया हमारा 22 इंटू 22, दोनों जीरोस नीचे सोल्व हो गई, तो ये हमारी रेजिस्टेंस आ गई 484 बन जाएगा। अब हमने आगे इसको यूज़ करना है, तो मैं इसको एज इट इज़ ही अभी यहाँ पर रख लेता हूँ। क्लियर है अभी। चलो, अब क्या होगा जब हम लोग वोल्टेज चेंज कर लें। हमने वोल्टेज चेंज कर दी, हाफ कर दी वोल्टेज, तो न्यू वोल्टेज हमारी है 110 वोल्ट। तो अब हमें पावर निकालनी है, तो पावर का फार्मूला V स्क्वायर बाय आर। आर सेम रहता है, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होती। जो भी आपने कहा मतलब अपरेटस है, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिवाइस, उसकी रेजिस्टेंस वही रहेगी। तो न्यू V हमने कितनी रखी है, 110 स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितनी थी उसकी, 22 इंटू 22। इसको सोल्व कर लेना भी बिल्कुल ईजी सा काम है। ठीक है। तो ये आपका अब यहाँ से आंसर बन जाएगा। ये इस पर 11 पर कैंसिल हुआ। ठीक है। ये भी 11 पर कैंसिल हुआ, तो ये 100/4 दैट इज़ दी 25 वाट पावर यूज़ करेगा ये। ठीक है। तो ऐसे आपका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है कि रेजिस्टेंस रिमेन्स दी अनचेंज्ड, अगर हम लोग अप्लाइड वोल्टेज को चेंज भी कर ले तो। ठीक है। इतना क्लियर है। चलो, तो आगे चलते हैं।
इसके बाद है कि इन डीसी सर्किट द डायरेक्ट करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी, उसकी क्या डायरेक्शन रहती है। तो ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी रीड किया हुआ है, सब कुछ वही है कि जब हम लोग डीसी करंट यानी कि जब कोई बैटरी सप्लाई करती है, ठीक है, तो इस तरफ से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं और इस तरफ से हमारा पॉजिटिव है साइड, ठीक है, तो क्या होगा अब यहाँ पर, तो इस तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सो हमारा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट रहती है। तो आउटसाइड दी सर्किट जो बाद में है, आउटसाइड दी बैटरी क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये दोनों ऑप्शन में है, बी में और सी में, इनमें से अब एक है। इनसाइड देखेंगे तो इस तरफ से इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, ऐसे ही हमारा सर्किट फिर कंप्लीट होगा, ठीक है, यहाँ से घूम के यहाँ से इस तरह घूमेगा पूरा इलेक्ट्रिक करंट। तो इनसाइड द सर्कल उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगी, ठीक है। अभी तो इनसाइड क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर बन रहा है हमारा आंसर, इनसाइड है नेगेटिव टू पॉजिटिव और आउटसाइड है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऐसे आप लोग इसको बनाकर देख सकते हैं, सी ऑप्शन बनेगा, दिस इज द एनोड एंड दूसरी है हमारी कैथोड, ठीक है, क्लियर है। अभी चलो आगे चलते हैं। द सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर सप्लाई मैक्सिमम करंट। तो हमें बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखो भी टोटल ईएमएफ ई रहता है, टोटल रेजिस्टेंस होती है आर प्लस आर, सो बाय द ओम्स लॉ आई इज इक्वल्स टू दी पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वी ओवर आर की जगह हमने क्या लिख लिया, ई ओवर टोटल रेजिस्टेंस। अब अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो आर को जीरो पुट कर देते हैं, यहाँ पर आर को जीरो पुट कर दें। अगर आर को जीरो पुट करेंगे तो हमारी आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या बन जाएगी, ई बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन बच जाएगा, व्हेन आर इज इक्वल्स टू जीरो हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, क्लियर है। टू सोर्सेज ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों का ईएमएफ सेम है, हमने दोनों को सीरीज में लगा दिया है, और दिस कॉम्बिनेशन इज टर्न इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर दें, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक सेल यहाँ पर लगा है विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल यहाँ पर लगा है विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है। सो दिस इज दी सेल 1, दिस इज दी सेल 2, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज जीरो। अगर हम लोग इसके अक्रॉस देखें पोटेंशियल डिफरेंस, जो अगर हम लोग इसके अक्रॉस देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज दी 0 वोल्ट, ठीक है, इतना आइडिया हो गया अभी। तो ये हमारा है टू सोर्स ऑफ इक्वल ईएमएफ इक्वल है, इंटरनल रेजिस्टेंस इनकी अलग अलग है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। चलो हमें आर सोल्व करना है। अभी आर का क्या फार्मूला होगा, दोनों पर ईएमएफ का, ठीक है, बेसिक फार्मूला लगाते हैं। तो ईएमएफ का हमारा बेसिक फार्मूला क्या रहेगा, अभी वी प्लस वी, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर हम लोग सेकंड सेल पर पहले लगाते हैं, ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला सेल है उसके ऊपर अगर हम लोग लगाएंगे, वी की वैल्यू लग जाती है अभी आई इंटू आर, ठीक है, सॉरी वी की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 0, ठीक है, दी है उसने स्टेटमेंट में कि वी इसके क्रॉस कितना है अभी 0, और स्मॉल वी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ निकल जाएगा। हमें यहाँ से आई सोल्व कर लेना है, सो ई ओवर R2 हमारा आई का आंसर बन गया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो भी टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम दिस सर्किट, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय दी टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्योंकि सब कुछ सीरीज में लगा है तो ये बन जाएगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं भी ई ओवर R2, उस तरफ आ गया हमारा 2E डिवाइडेड बाय आर प्लस R1 प्लस R2, ई के साथ ई सोल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके R प्लस R1 प्लस R2 ऊपर चला गया इस तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ था 2 के साथ R2 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ उस तरफ जाएगी, 2R2 में से R2 माइनस हुआ और माइनस R1, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है।
सो R2 माइनस R1। तो ऐसी भी कई बार प्रॉब्लम्स पेपर में आ जाती हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, बट सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। जो हमें दिया गया था हमने सबसे पहले उसी टर्म को यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है भी, तो आगे चलते हैं। किरचॉफ रूल जो हमारा होता है अभी सबसे पहला, सम ऑफ आईज इज ज़ीरो। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग एंड लीविंग द जो पॉइंट होता है, जंक्शन होता है, उन सभी को ऐड करेंगे वो ज़ीरो रहता है। और जो सेकंड रूल होता है कि सम ऑफ आई आर्स इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी ई एम एफ्स, तो वो भी हमारा यहाँ पर रूल होता है सेकंड। ये दोनों किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं? तो ये बेस्ड है अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, हमारा पहला रूल बेस्ड है, और सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इतना हो जाएगा अभी आइडिया। चलो, इसके बाद है ए बैटरी इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम पहले एक ऑलरेडी प्रॉब्लम कर चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल, जिसमें चेंज हो रहा था एरिया, वही वाली प्रॉब्लम। ठीक है, द क्वांटिटीज विच रिमेन कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था कि आई हमारा कांस्टेंट रहेगा, वी डी हमारी चेंज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी चेंज होगी, एंड दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ड्रिफ्ट स्पीड चेंज होगी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने ये पूछा है कि विच रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन रहता है अभी? इलेक्ट्रिक करंट, बस यही हमारा आंसर होगा। इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स कांस्टेंट क्योंकि सेम चार्ज फ्लोज थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन इन गिवन टाइम। तो जितना भी हमारा क्रॉस सेक्शन है उसके हर एक पार्ट में से सेम करंट पास आउट करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा कांस्टेंट रहता है, वी डी, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सब कुछ हमारा चेंज हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलो। सो भी ये आपके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है। सिंपल दो रेजिस्टेंस जुड़ी हैं, बैटरी लगाई गई है, आपने यहाँ पर आर की वैल्यू को बताना है क्या होगी। बिल्कुल इजी सी प्रॉब्लम हैगी, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। इसका आंसर अभी अभी आपने नीचे कमेंट्स में बताइए। और एक प्रॉब्लम आपके लिए ये भी है कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज़ अप्लाइड क्रॉस ए कंडक्टर, वो हम चेंज कर 2 वोल्ट कर दें, मतलब 2V कर दें, देन टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, ये हम लोग ऑलरेडी ही एक एमसीक्यू में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये दोनों के आंसर नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो को अच्छे से सुना है, आपने साथ साथ में सोल्विंग की है, तो आपको इनके आंसर ज़रूर आते होंगे। ठीक है, सो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से इन सभी एमसीक्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐसी सभी वीडियोस की इम्पोर्टेंट फाइल्स, इम्पोर्टेंट मटेरियल सभी मिल जाएगा, तो प्लीज़ उनको ज़रूर ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और इन 2 एमसीक्यूज़ के आंसर आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बताने हैं। फर्स्ट इज़ दिस वन एंड सेकंड इज़ दिस वन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और भी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।